बाबरी मस्जिद को लेकर के एक बयान काफी वायरल सुना होगा, कयामत तक बाबरी मस्जिद बनने नहीं पाएगी। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, क्या वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे जो मस्जिद नहीं बनेगी? अरे मस्जिद का फैसला हो चुका है। आमने सामने बैठ करके मैं उनकी सारी बातों का जवाब दूंगा और मैं निश्चित तौर से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। किसको? मुख्यमंत्री जी को। जब अपने आप को कमज़ोर पाएंगे हिंदू समाज को सेंट्रलाइज करने के लिए इस तरीके से, तो वो नफरती बातें करेंगे, मुद्दा उलझाएंगे और योगी जी को भरपूर जवाब देगा। इस प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान और ब्राह्मण भी जवाब देगा। तो ये चुनाव आयोग को मदारी के चक्कर में बंदर की तरह डांस कर रहे हैं। मदारी कौन है या बंदर कौन है? मदारी सरकार है और बंदर चुनाव आयोग है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मुसलमानों को लेकर राजनीति एक अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रमजान का पाक महीना है, एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ गया है। कमाल अख्तर को आपने सुना होगा, सत्र के दौरान तमाम सवाल करते हैं और लाउड स्पीकर को लेकर कमाल अख्तर साहब आह्वान करते हैं कि कम से कम परमिशन तो दे देनी चाहिए साहब। दूसरी तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के भी आपने बयान सुने होंगे, साफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको मानना चाहिए, लेकिन शहरी के लिए जो बात कहते हैं वो भी धर्म को देखते हुए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े कर रही है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, यहाँ पर धर्म को सर्वोपरि रखा जाता है। तो आखिरकार लाउड स्पीकर को लेकर विवाद क्यों? हमारे साथ बात करने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी जी, हम इनसे सवाल करेंगे। अनीस जी, लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। कमाल अख्तर साहब डायरेक्ट कहते हैं कि लाउड स्पीकर को कुछ समय के लिए परमिशन दे देनी चाहिए, शहरी के लिए जो आवाहन होता है मुस्लिमों को एक्टिव करने के लिए, जो नमाज होती है। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बयान दे देते हैं और कह देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर है। कैसे देखते हैं लाउड स्पीकर? जब रमज़ान आता है तब चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, जब सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कोई न कोई एक नया मुद्दा, गरम और नफरती मुद्दे ला करके देश के अंदर भाईचारा को ख़राब करने का काम करती है। रही बात लाउड स्पीकर की, तो केवल ये जो स्पीकर से केवल मुसलमानों पर ही प्रतिबंधित है। इस देश के अंदर तमाम मंदिरों में पुजारी 2 बजे रात में लगा के सीडी सो जाता है, अब पूरी रात बजता है, तो क्या वहाँ वो दिक्कत नहीं होती लोगों को? उसके बाद भी तमाम जागरण पूरी रात चलता है, तब वहाँ पर आवाज़ नहीं आती, लोगों को दिक्कतें नहीं होती है। तो ऐसे तमाम प्रोग्राम है। ये कांवड़िए रात में जाते हैं, जहाँ पर रुकते हैं रात भर घाटे बजाते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। केवल एक भेदभाव के तरीके से नफ़रत करते हैं ये लोग मुसलमानों से, इसलिए मुसलमानों को हर तरह से बंदिश में रख करके और अपना दबाव बनाना चाहते हैं कि ये डर जाए, और मुसलमान सिवा अल्लाह के किसी को डरता नहीं है। और रही बात ये कि रमज़ान का महीना है, ये पाक मुबारक का महीना, हम लोग भी जब आपका त्यौहार आता है हम लोग भी भरपूर साथ देते हैं, हर तरह से समर्थन करते हैं। वैसे रमज़ान में भी चूँकि एक पाक महीना, इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि जो रोज़ेदार नमाजी हैं उनको किसी तरह दिक्कत ना हो और उनको भी सवाब मिलेगा। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या लाउड स्पीकर अभी बजेगा? सत्र में बवाल खड़ा हो गया, देश भर में सवाल पूछे जा रहे हैं। जो ये आपने फरमाया कि सुरेश खन्ना जी जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है केवल मुसलमानों पर ही लागू होता है क्या? ऐसा कुछ नियम में है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मानेंगे और भारतीय संविधान को मानेंगे, तो जो भारतीय संविधान के धज्जियाँ उड़ाते हैं ये लोग बराबर अच्छी तरीके से, जिस तरीके से खन्ना जी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसको मानेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुसलमानों के लिए कहा है कि और हिंदू धर्म में तमाम जो रात भर जागरण होता है और भी ये तमाम प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए नहीं है नियम क्या?
तो ये तो केवल हिंदू मुसलमान करके ये अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। सरकार कहीं काम नहीं कर रही पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है। और जब ये अपने आप को कमज़ोर पाती है और चुनाव में खड़ा होना चाहती है, तो इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए देश के अंदर उन पिछड़े दलित और हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर भाईचारा को नष्ट किया जाता है। अच्छा, एक सवाल और है। बाबरी मस्जिद को लेकर के एक बयान काफ़ी वायरल सुना होगा, कयामत तक बाबरी मस्जिद बनने नहीं पाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री का बयान है, योगी आदित्यनाथ जी का, काफ़ी इसको भी लेकर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। आप पासमानदा मुस्लिम समाज का नेतृत्व करते हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या मैं सवाल करता हूँ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, क्या वो क़यामत तक रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे क्या? बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, क्या वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे जो मस्जिद नहीं बनेगी? अरे मस्जिद का फैसला हो चुका है। जब इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला था और माननीय न्यायालय का फैसला आ गया, जब हम लोगों ने उस फैसले को मान लिया और आपने वहाँ एक विशाल मंदिर बना लिया, तो अब फिर आप कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? इस तरह से कंट्रोवर्शियल बात करते हैं आप। क़यामत से कह रहे हो, जब आपने बना लिया तो अब हम लोगों ने उस मुद्दे को छोड़ दिया है। अब बन गई मस्जिद, वहाँ मंदिर तो वहाँ मस्जिद कोई मतलब नहीं। तो ये इतना सतही बयान, इतना सस्ता बयान जो दे करके मुख्यमंत्री अपनी छवि खराब करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो सच में देश हित में, न्याय हित में, अगर हमसे वो आकर के डिस्कशन कर लें, हमसे वो आ करके बातचीत कर लें, आमने सामने बैठ करके, मैं उनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। और मैं निश्चित तौर से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। किसको? मुख्यमंत्री जी को। आप डिबेट करना चाहते हैं? डिबेट करेंगे और डिबेट में निश्चित तौर से ऐसे मुद्दे हैं जहां उन्होंने हमारे साथ और देश के तमाम पिछड़े, गरीब, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के साथ में और दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में अन्याय किया है। हम उस पर भी डिबेट करेंगे। योगी जी से आप डिबेट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जब समय हो और एक समय निर्धारित कर ले और आए मुझसे डिबेट कर लें। मैं इस प्रदेश के अंदर तमाम जितनी भी खामियां हैं और उनके सामने मैं रखूंगा। और निश्चित तौर से मेरा पूरा भरोसा है कि मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। वो अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पावर का, अपने उसका इस्तेमाल करें तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन ईमानदारी से तो वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी होने जा रही है इस बयान पर। आप? नहीं, मैं अपनी बयान पे अटल हूँ। मुझे अगर उनको इस तरीके से बात करनी है तो आए मुझसे डिबेट कर लें, उसके लिए हम तैयार हैं। और योगी जी कोई भी शख्स आके डिबेट कर ले, हम तैयार उसके लिए। हमारे जो माइनॉरिटी के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, और दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है लगातार, अभी भी सुने एक वीडियो वायरल हुआ है प्रयाग का, जिस तरीके से, और हाथरस का केस है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे डेली अखबार क्राइम से भरे होते हैं। हम उन सबको लेके बैठेंगे, उस पर मुद्दा, ये नहीं कि हम हिंदू मुसलमान पे मुद्दा करें, डिबेट करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल पर डिबेट करेंगे। आपने इस प्रदेश के अंदर देश को दिया क्या? आपके मुख्यमंत्री काल में क्राइम कितना बढ़ा है ग्राफ? आपके मुख्यमंत्री काल में कितनी नौकरियां लोगों की चली गई? आपके मुख्यमंत्री काल में कितने पेपर लीक हुए? आपके रिज्यूम में जाने कितने अधिकारी बेचारे इस्तीफा दे के चले गए? वो आपके नेतृत्व में नौकरी नहीं करना चाहते, आपके दबाव से वो घबरा गए बेचारे। तो डिबेट तो ये नहीं कि हिंदू मुसलमान पे होगी, डिबेट तो प्रदेश के सारे मुद्दों पे होगी। और मुख्यमंत्री जी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरा पूरा दावा, चूंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने हमेशा डिबेट तो उस पर होगा जो बेगुनाह लोगों को बुलडोजर घर भी गिरा दिया गया। डिबेट उस पर भी होगा जो केवल मुस्लिम पे को टारगेट किया जाता है और उनके सजाती तमाम माफिया देश के अंदर घूम रहे हैं और उनको टिकट भी दिया जाता है, उनको सम्मानित भी किया जाता है। डिबेट उस पर भी होगी। तमाम आप सवाल कर दे रहे हैं। अभी संभल में क्या कुछ हुआ आपने देखा? एक योगी जी का बयान काफ़ी वायरल चल रहा है, हरिद्वार में दिया उन्होंने कि जो माफिया है, माफियाओं पर अंकुश लग गया है और कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है कि कर्फ्यू लग गया है, दंगा और दंगाइयों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। संभल में जो कुछ हुआ वो तो याद ही होगा आपको। मस्जिद पर मरम्मत करने की बात, रंगाई पुताई तक के परमिशन ली जा रही है और परमिशन मिल नहीं रही। मस्जिदों को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जब भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है हिंदू मुसलमान करना,
तो ये तो आज संभल कर करेंगे, कल बनारस में करेंगे, मथुरा में करेंगे, जहाँ जहाँ उनको जब जब अपने आप को कमज़ोर पाएंगे हिंदू समाज को सेंट्रलाइज करने के लिए, इस तरीके से तो वो नफरती बातें करेंगे, मुद्दा उलझाएंगे। मुसलमान क्यों टारगेट हो रहा है इतना? भाई आपने एक बात कहा कि वो माफियाओं की बात की है। हाँ, तो माफिया में केवल मान लीजिए जितने मुस्लिम माफिया हैं, एक दो बहुत कम गिनती है, 2 लोग 3-4 लोग हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, वो गलत है, वो संविधान को सजा देगा, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन इस प्रदेश के अंदर भेदभाव तरीके से मुख्यमंत्री काम करना, और ब्राह्मण माफिया जो है 2-4-10 आप उनको टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम माफिया को, उनके सजाती जितने माफिया वो घूम रहे हैं, तो उन पे कब कार्रवाई करेंगे? तो ये उनका निष्पक्ष कार्रवाई कहाँ हुई? ये तो भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। तो देश के अंदर सारी जनता इसको देख रही है और समझ रही है, और 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है कि जैसे ही चुनाव का मौका आए और योगी जी को भरपूर जवाब देगा। इस प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान और ब्राह्मण भी जवाब देगा। कैसी बात कर रहे हैं? एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के आपकी ही पार्टी का डेलीगेट, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, फॉर्म 7 को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अभी आपका ही डेलीगेट 2-3 दिन पहले जाता है मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में, जाकर के फॉर्म और तमाम शिकायतें करता है, और लाखों वोट काटने की बात हो रही है। आप कह रहे 27 में सरकार बनाएंगे, जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? और कहा जा रहा है अधिकांश मुस्लिम वोट कटे हैं, पीडीए के वोट कटे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फार्मूला अपनाया था जी, और बहुत गोपनीय तरीके से इसकी शुरुआत की थी, तो ये पिछले 3 चुनाव में ये इस पे भरपूर कामयाब हुए और उस काम को आगे बढ़ाते चले गए। हम लोग बहुत देर में इस बात को समझ पाए। जब देखा कि हमारा एरिया पूरा है, वोट दिया समाजवादी पार्टी को और उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को चले गए। तब इस पे जब देखा गया तो ये पता चला कि इन लोगों ने इस तरीके से नाम कटवाने में सफलता पाई थी। अब हम सजग हो गए हैं। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, वो निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन जब ये बेशरम चुनाव आयोग केंद्र और प्रदेश का बैठा है, ये सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। जो सरकार, ये तो बंदर जैसा, जैसे मदारी डंडा पीटे बंदर वैसे नाचेगा, तो ये चुनाव आयोग को मदारी के चक्कर में बंदर की तरह डांस कर रहे हैं। मदारी कौन है या बंदर कौन है? मदारी सरकार है और बंदर चुनाव आयोग है। तो ये नाच रहे हैं। बड़ा मुझे तो बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा कि देश के अंदर जुडिशली में भी कुछ लोग बैठे, वो भी बंदर के इशारे पर काम कर रहे हैं, मदारी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत से लोग इस्तीफा देके चले गए, नहीं उनके दबाव में काम किए। उसी तरह अधिकारियों का है। तो आप सोचिए कितने बेशरम लोग हैं कि इस प्रदेश के अंदर जो आईएएस आईपीएस ईमानदार लोग हैं और भी विभाग में अधिकारी जो इनके दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, उन पे प्रेशर बनाया जाता तो इस्तीफा दे दिए, वीआरएस ले लिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि सरकार की कामयाबी को इसी समझना चाहिए जो अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं, और एक तरफ बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका साथ, सबका ये, मुसलमानों पर घड़ियालू आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो झूठा ही सही, प्रधानमंत्री जी झूठा ही सही, कम से कम कभी मुसलमानों पर घड़ियालू आंसू झूठा ही बहा देते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एकदम कोड़ा लिए तैयार है, बिल्कुल तलवार लिए, मुख्यमंत्री कब गर्दन पाए मुसलमानों को काट दे। तो ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं, इनके करनी और कथनी में फ़र्क है। कितनी हमदर्दी थी इनको घायलों से दोस्तों, कितनी हमदर्दी थी इनको घायलों से दोस्तों, थैलियाँ लेकर नमक की जख्म सहलाने गए। ये जो बात करते हैं मुसलमान और सबका विकास, ये सब इनका ये मुद्दा है। और ये प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करके, और आज मुसलमान टारगेट हुआ है, अब दलित टारगेट होगा, ओबीसी टारगेट होगा और आदिवासी टारगेट में आएगा। ये सामंतवादी पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते हैं धीरे धीरे करके। आज हमें तो इस बात के लिए बड़ा अफसोस होता है कि आरएसएस क्या है, आरएसएस क्या है। इतना आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी पर दबाव रहता है कि वो चिट्ठी चलती है आरएसएस की, उनके पत्र चलते हैं। जो आरएसएस के साथ में कोर हिंदुत्व का मुखौटा पहने अधिकारी बैठे हैं, उनका प्रमोशन होता है, उनकी नियुक्तियां होती अच्छी अच्छी जगह, मलाई वाली जगह। तो जो आरएस सरकार जनता ने बनाई, वोट जनता ने दिया,
अगर आप मानते कि हमने बनाया, सरकार ईमानदारी से बनाया जैसे करके, लेकिन वोट तो जनता ने दिया। और उसके बाद सरकार के फैसले करेगी आरएसएस। तो बड़े अफसोस की बात है, वो आरएसएस जिसने देश की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा, वो आरएसएस के लोग जो हमारे जो नौजवान शहीद हुए और जो गिरफ्तार हुए, वो अंग्रेजों के पक्ष में गवाही देने वाले वो आरएसएस के लोग थे। सब आप लोग को बचाने के लिए गवाही दिया, सरकारी गवाह बने। वो आरएसएस जिसने 50 साल तक अपने दफ्तर पे भारतीय झंडा नहीं लगाया, तिरंगा नहीं फहराया, तो वो आरएसएस के सारे पे सरकार चलेगी तो देश कहाँ जाएगा। वो आरएसएस का मोटो है, उसका मकसद ही है देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था को कायम करना। धीरे धीरे करके ये लोग हिंदू मुसलमान करके 80-20 करके सामंतवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूँ इस देश के अंदर तमाम हिंदू भाइयों को जो इनके झूठ और फरेब को समझ गए कि इनकी बातों से देश विकास नहीं करेगा। देश कर्ज के बोझ से लदा हुआ है और प्रदेश के अंदर विकास की गति बिल्कुल धीमी हो गई है, ना के बराबर। अच्छा, एक सवाल कर ले, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपकी पार्टी से ही बात है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज्वाइन कर लिए हैं समाजवादी पार्टी को और कहा जा रहा है काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है, मुस्लिम वोट काफ़ी अब समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहे हैं, काफ़ी माहौल बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपर कास्ट के मुस्लिम हैं, ये भी सोशल मीडिया पढ़ा। आज़म खान एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है, वो भी अपर कास्ट के मुस्लिम हैं। आप पासमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं, आपकी भागीदारी को लेकर भी तमाम सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कुछ भागीदारी मिलेगी और क्या चुनाव के लिए कुछ चर्चा चल रही है समाजवादी पार्टी में, क्या लग रहा है? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके पसमानदा की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा संगठन में भी लोगों को भागीदारी दी है। और परसेंटेज ऑफ वोट तो आप ही लोग का है पासमानदा वो एक अलग बात है कि हम मुसलमानों को कुल हिस्सा का 85% पसमानदा मुसलमान हैं, लेकिन सरकार संगठन में और टिकट में भागीदारी में लगभग 90-95% अपर कास्ट के मुसलमान होते हैं जी। और पिछड़े मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिलती। और इसी मुद्दे को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के माननीय नेता अखिलेश यादव जी से बराबर चर्चा करते रहते हैं कि हमारे लोग वोट तो देते हैं प्रधानमंत्री तक बनाने में, लेकिन उनकी भागीदारी ना के बराबर समझिए। और रही बात, आपने एक सवाल किया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पार्टी में आए, उसे पार्टी क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी आज पूरा देश और प्रदेश जान गया है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से बदलाव होने जा रहा है 2027 के चुनाव में जी। अब लोगों को लगने लगा है कि माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जनता का जो गांव में जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बातचीत करते थे, अब उनके नौकरी न पाने से, बेरोजगार होने से, बहुत सारी चीज़ों को वो नौजवान समझ गया है। अब वो उल्टी गिनती शुरू कर दिया है वहाँ गाँव। तो गाँव से एक संदेशा आ रहा है कि हम समाजवादी पार्टी को ही अब इस बार वोट देंगे। अखिलेश यादव जी पे भरोसा जताया है उन गाँव के लोगों ने, तो इनको अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई पड़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के परिवार में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है बड़े तादाद में। तमाम भारतीय जनता पार्टी से लोग भी टूट करके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गद्दारों को अपने साथ नहीं रखेंगे और बहुत सूझबूझ के साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सूझबूझ के साथ में 2027 के चुनाव को बहुत सीरियसली लेकर के वो फूक के कदम रख रहे हैं कि कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फ़ायदा होगा। तो अब रही बात, समाजवादी पार्टी परिवार है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कांग्रेस में थे, वहाँ पर उनको वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं किया। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आ करके माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं तो उनका हम खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस पार्टी में कोई भी मुसलमान आए और जाए, समाजवादी पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पार्टी जब भी सरकार बनती है मुसलमानों का काफ़ी काम होता है। तो जो आज ध्रुवीकरण की बात की जाती है, माननीय अखिलेश यादव जी को टारगेट किया जाता है, सिर्फ माइनॉरिटी के हमदर्दी के चलते उनको घेरा जाता है। काम होता है समाजवादी पार्टी में माइनॉरिटी के लोगों का, दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का। तो इस प्रदेश के अंदर मुसलमान किसी मुस्लिम बड़े चेहरे को अपना नेता नहीं मानता। मुसलमान समाजवादी पार्टी के नेता
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह को अपना नेता मानता था और आज माननीय अखिलेश यादव जी को ही अपना नेता मानता है। भागीदारी आप लोग को मिलेगी? कुछ चर्चा हो रही है इसकी या नहीं हो रही? क्लियर बताइए, क्योंकि आपकी जनता, आपके जो सपोर्टर्स हैं पासमानदा समाज के, वो लगातार इस सवाल करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ, चर्चा होती, वहाँ बात होती। भागीदारी क्या बात हो रही है वो क्लियर करें, लोग देख रहे हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से, चूँकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पसमानदा मुसलमानों के भागीदारी को लेकर के, संगठन से लेकर के टिकट वितरण तक में भागीदारी को लेकर के हमारी बात हुई और उन्होंने ये वायदा किया है कि पसमानदा मुसलमानों को हम भागीदारी देंगे, उचित भागीदारी देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पसमानदा की तरफ शिकायत है कि हमें भागीदारी नहीं मिलती, माननीय अखिलेश यादव जी इस मिथ को तोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुस्लिमों के जो तमाम जो मुद्दे थे उस पर हम चर्चा कर रहे थे। रमज़ान का पाक महीना है और इस पाक महीने में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल एक लंबे समय से चलता चला आ रहा है। सत्र में सवाल खड़ा होता है। सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके जवाब आपने सुन लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं संभल में जो मस्जिद है उस पर रंगाई पुताई को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। क्या कुछ कार्रवाई हो रही ये भी देख रहे हैं आप। बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, उसको लेकर सवाल किया। इसके अलावा जो पासमानदा समाज की जो भागीदारी है, जो सुनिश्चित करने की जो बात चलती है एक लंबे समय से, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर भी हमने सवाल किया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।